बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आप सबको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। फरमान मुस्तफ़ा गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कभी गुनाह ही नहीं किए हों। मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि आप अल्लाह से तौबा करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें आज के दिन, अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि आप जब अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह से उस शख्स को कर देते कि जैसे वो नया बच्चा पैदा हुआ हुआ हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते नाज़रीन, आपको बताएं कि क्राइम में काफ़ी इजाफा हो गया और इस लॉकडाउन के अरसे में सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है हमारे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी घरों में रहते थे और वालिदैन जो उनको ज़्यादातर फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया करते थे। तो उस फ़ोन का इस्तेमाल करने का क्या पॉजिटिव जो है हमें मतलब हम अपने नाज़रीन से को मैं बताऊंगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, जो कि जो है उन्होंने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है, क्या वो सही इस्तेमाल था, क्या वो गलत इस्तेमाल। इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से कितने नुकसान पैदा हुए हैं, कितनी लड़कियों के घर तबाह हुए हैं, किस तरह से जो उनको हिरासा किया गया है, हम इसको बताएंगे। क्योंकि ब्लैकमेलिंग जो है इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने भी अपनी एक पूरी जो है सर्वे किया सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था इस लॉकडाउन के अरसे में, और उसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया गया, और कितने लोगों को जो है इसके जो है मतलब नेगेटिव इसको इसकी जब इस्तेमाल करने का मतलब इसको एक सिला मिला कि मतलब उनको किस तरह से जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था, और जो हमारी कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स थी उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, उनको किस तरह से जो है बुलाया जाता था। ये सब हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और ट्रैफिक के भी हवाले से हम बात करें, क्योंकि मोटरवे जो है एक पूरी दुनिया में इसकी मिसाल काम है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है ये मोटरवे का ये मंसूबा रखा, और उसके बाद जो है M9 M1 M2 M3 M5 M4 इस तरह के इन्होंने जो है मोटरवेज बनाया, और कितने खूबसूरती से इसी तरह से N9 का जो है N9 जो है उसको भी जो है आप देख सकते हैं पूरे सिंध में कितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है, कितने खुले रोड्स हैं, और किस तरह की उनकी जो सर्विसेज हैं कि अगर आप कहीं आपकी ट्रैफिक बुरी, अगर कोई हादसा आपके साथ पेश आ जाता है तो आप उनके उस पर कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, उनके हेल्पलाइन पर फौरी तौर पर उनके जवान आ जाते हैं मदद के लिए जो फौरी तौर पर उनके जवान आ जाते हैं, और आपको उस वक्त जो है वो मतलब फरिश्ता बन के वो आपके लिए वो सामने पेश आते हैं। तो नाज़रीन, हम इस जो हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, इस लॉकडाउन के अरसे में क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने घरों में थे तो वालिदैन ने उनको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। उस मोबाइल इस्तेमाल करने का मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का कितना सही मतलब वो मोबाइल इस्तेमाल सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कितना सही रहा और कितना गलत रहा, आज हम इस पर बात करेंगे। कितना मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए कितने लोग ब्लैकमेल हुए हैं, क्राइम का रेशो कितना बढ़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर FIF फैज़ुल्लाह कोरेजो साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में आए सर। क्योंकि इस लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा अरसा रहा, एक साल जो है बच्चे ज़्यादा अपने घरों में रहे, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज़ में ज़्यादातर, क्योंकि अब इन चंद महीनों से जो है बच्चे स्कूल जाने लगे, वरना घर में वो ट्यूशन्स भी वगैरह उस तरह से नहीं वो जा पा रहे थे। तो जो हमारी नई नस्ल है, आपको पता है उसका रुझान ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल कर, सोशल मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा हर एक बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया। तो क्राइम का रेशो कितना बड़ा है? देखें जी, पहली बात जो आपका क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के पास, क्योंकि लोग घरों में मकबूज होकर रह गए, तो ज़्यादा जो ऑनलाइन रहने का टाइम था वो बढ़ गया। ना सिर्फ बच्चे, ख़वातीन, बड़े, सब ने जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो इंटरनेट में गुजारा, ख़ासकर जो जून जुलाई के महीने थे। तो जब आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं तो डेफिनेटली फिर जो ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। तो इस टाइम के अंदर ख़ास कर बच्चों का वर्चुअल वर्ल्ड पे होना, ऑनलाइन होने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं, जिसमें जो बच्चों से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो बड़े हैं। जो ऑनलाइन जो शॉपिंग और तिजारत का जो कॉन्सेप्ट है
उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया। तो उसके साथ साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं वो ज़्यादा देखे गए। और मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से की वजह से, ख़ासकर कोरोना के दिनों में जो हैरेसमेंट के केसेस थे, डिफेमेशन के केसेस थे, उसमें भी इंक्रीज़ देखा गया। अच्छा। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये इस तरह है कि क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल पर आवर के हिसाब से बढ़ गया, उसका जो आवर था, जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ गई, इसीलिए जो है क्राइम में जो है वो सर्ज नज़र आई। अच्छा, तो मतलब ब्लैकमेलिंग में यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम है, मैंने साइबर क्राइम का जिक्र नहीं किया था। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बेसिकली साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं है, साइबर क्राइम है क्या, मतलब साइबर क्राइम क्या क्या कर सकता है और आपकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। तो और जो हमारे अवाम है उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरह से साइबर क्राइम की मदद ले सकते हैं, साइबर क्राइम उनको क्या चीज़ें फराहम कर सकता है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को आज बताएं साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम बेसिकली है क्या। देखें जी, जो पब्लिक के लिए जनरल जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी क्राइम जो इंटरनेट और कंप्यूटर की इस्तेमाल से किया जाए वो साइबर क्राइम है। लेकिन इसको अगर दूसरे अल्फाज में समझाया जाए तो जितने भी कन्वेंशनल क्राइम है उन तमाम के अंदर जब इंटरनेट का इस्तेमाल या कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा। तो सही। जो हमारे कन्वेंशनल क्राइम है, जो आम क्राइम है, धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, हैरेसमेंट है, जो अमूमन आम लाइफ में होते हैं, अगर वो इंटरनेट के इस्तेमाल से, कंप्यूटर के इस्तेमाल से होगा तो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ जाएगा। सही। जनरली हम नेशनली और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल क्राइम है वो साइबर क्राइम पे कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी जो आम सही। क्राइम होता था अब वो इंटरनेट के इस्तेमाल से हो रहा है, तो साइबर क्राइम के ज़मरे में आ रहा है। तो ये कोई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वही कन्वेंशनल क्राइम है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से हो तो वो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह के केसेस आप लोगों को इस अरसे में सामने ज़्यादातर आए हैं। देखें जी, जो पाकिस्तान का जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, पीका इसका नाम है, उसके तहत एक पूरी लिस्ट है सही। जिसके अंदर सारे क्राइम जो हैं वो पीका के लॉ के तहत आते हैं। जनरली जो आप जो सवाल करना चाह रही हैं, जो आम पब्लिक से रिलेवेंट क्राइम है उसमें धोखाधड़ी है, फोर्जरीज़ हैं, डिफेमेशन है, बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, ये जो ख़ास टिपिकल क्राइम्स हैं जो इंटरनेट के इस्तेमाल से होते हैं। अब अगर आप कोई भी क्राइम उठा के देख लें तो आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको उसके अंदर साइबर क्राइम की कोई ना कोई झलक ज़रूर नज़र आएगी। तो जो भी कन्वेंशन क्राइम है इंटरनेशनली, ख़ासकर अगर मैं यूके का मिसाल दूं तो यूके के अंदर साइबर क्राइम 60% पे चला गया है, कन्वेंशनल क्राइम उससे कम हो गया है। और सिमिलर ट्रेंड जो है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं सही। कि जो आम क्राइम है वो साइबर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, मतलब जिस तरह से आपने जिक्र किया, अच्छा इस इंसानी स्मगलिंग की भी हम बात करते हैं कि क्योंकि इंसानी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अब किस हद तक कमी आई है इसमें। देखें जी, स्मगलिंग जो है, एफआईए का एंटी स्मगलिंग यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। सही। और ये एक इंटरनेशनल क्राइम है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से हो रहा है। गरीब मुल्कों के लोग जो है वो अमीर मुल्कों के तरफ जाना चाहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुल्कों से दूसरों मुल्कों की तरफ शिफ्ट होते हैं, ट्रैफिक होते हैं। सही। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है जिसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो फोर्जरीज करके, लोगों को धोखाधड़ी करके इलीगल रूट्स और रस्तों से शिप करते हैं। जहाज़ों के ज़रिए भी होता है, समंदर के ज़रिए भी होता है और फिज़िकल बाउंड्रीज़ के थ्रू भी होता है। अगर पाकिस्तान से लोग दुनिया के दूसरे कोनों में जा रहे हैं तो इसी तरह बहुत से मुल्कों के लोग पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश से लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं और अफगानिस्तान, अफ़गानिस्तान तो हमारा क्योंकि जंग की वजह से काफ़ी अर्सा बॉर्डर खुला रहा, तो हमारी वो बॉर्डर की वो सिक्योरिटी नहीं रही, तो बहुत से जो इमिग्रेंट्स हैं वो आते रहे। जी। इसी तरह पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ईरान और टर्की के थ्रू यूरोप जाने का रुझान है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ बेसिकली इंटरनेशनल क्राइम और इसका एक पूरा रैकेट है। लोकल लोग हैं, शिप करने वाले लोग हैं, बॉर्डर पे लोग हैं। तो ये एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइम है जिसके अंदर एफआईए इनको सुपरवाइज़ करती है, बॉर्डर्स के ऊपर इसको चेक करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एफआईए ने पिछले साल 2 साल के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं।
सही। जिसमें ओमान के अंदर है, दुबई के अंदर है और दुनिया के बहुत से मुल्कों में इस्टेब्लिश किए हैं ताकि इस क्राइम को चेक किया जा सके। आपके प्लेटफॉर्म पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं किसी मुल्क के अंदर तो आप उस मुल्क के कानून के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको अरेस्ट करती हैं। यही रीज़न है कि मुख्तलिफ इलीगली ट्रैफिक्ड पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में हैं और FIA ने जो हमारे आउट स्टेशन बनाए गए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनका बड़ा रोल ये रखा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी जो जेलों में बंद हैं उनके लिए रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक ऐप है, मैं उस ऐप का यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। मतलब हम जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर उस ऐप को यूज़ करते हैं। उससे भी काफ़ी लोगों के मतलब नंबर निकल जाते हैं। मतलब हम कॉल करते हैं तो मतलब ड्राइवर को जब हम कॉल करते हैं कि आप हम इस लोकेशन से पिक कर लें हमें, तो और उसके बाद जो है वो ड्राइवर उस नंबर से जो है मतलब कॉल करते हैं, SMS करते हैं, मतलब आप मिलें, या उस मतलब एक तरह से हैरेसमेंट वो कर रहे होते हैं। तो उसके लिए FIA मतलब साइबर क्राइम ने क्या मतलब इस तरह की कोई आपके सामने केसेस आए हैं? देखें, जिस एप्लीकेशन का हवाला दे रही हैं उसमें बेसिकली आप ख़ुद अपने नंबर प्रोवाइड करते हैं कि जी मैं यहाँ से इस लोकेशन पे हूँ और गाड़ी आए और मेरा ये नाम है, या आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती है। जी हाँ। तो जब आप उस ऐप को यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ उसका रिकॉर्ड बनता है बल्कि आपकी GPS लोकेशंस भी रिकॉर्ड पे आती हैं। जब जितना दफ़ा भी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगी उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल बनती है सही। और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप वॉलंटियरली दे रहे होते हैं और वो एक कॉन्टेक्ट का एक रीज़न है। तो जो हैरेसमेंट उसके बाद इन कॉन्सिक्वेंस होती है वो साइबर हैरेसमेंट नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली किसी न किसी किस्म की हैरेसमेंट है जी हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल। नंबर देते हैं और फिर आप गाड़ी यूज़ करते हैं तो वो कर इस तरह की जो रिपोर्ट है डेफिनेटली पुलिस के पास करनी चाहिए। अगर कोई आदमी किसी नंबर से आपको कॉल करता है तो उसको पुलिस में रिपोर्ट करें। डायरेक्टली ये साइबर क्राइम का ज़िम्मे में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, कुछ जो मेरे भी माइंड में क्वेश्चंस मैं चाहूँगी वो मैं आपसे करूँ। कुछ लोग जो आपके नाम की फ़ेक आईडीज़ बना लेते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कानून उसके मुताबिक मतलब क्या कार्रवाई कर सकते हैं? किसी भी इंसान की शनाख्त को इस्तेमाल करना, किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन की या किसी इदारे की आइडेंटिटी या उसकी तस्वीर, उसका टेलीफोन नंबर, उसका स्केच, उसका लोगो, उसका मोनोग्राम इस्तेमाल करना उसको इम्पर्सोनेट करने के बराबर है। ठीक है। तो जब आप साइबर पे इंटरनेट के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो क्राइम है। साइबर क्राइम के तहत अगर आपकी तस्वीर कोई आदमी व्हाट्सएप के टाइटल से उठा ले, फेसबुक के टाइटल से उठा ले, किसी और नंबर पे लगा दे या फेसबुक की फ़ेक आईडी बना के और आपकी पिक्चर, लोगो या आइडेंटिटी स्केच लगा दे, तो ये इम्पर्सोनेशन में आती है, साइबर क्राइम है, इसकी रिपोर्टिंग होती है अच्छा। और बाकायदा इसके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाता है। अच्छा, ठीक है। साइबर क्राइम ने कोई ऐसी ऐप लॉन्च की है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर रहा है, आपको पता है आजकल तो बहुत ज़्यादा ही इस तरह के केसेस में इजाफा हो चुका है, तो वो लड़की की मतलब ना पुलिस के पास खुल के जाके बयान दे सकती है और ना ही वो चाहती है कि मैं अपना मतलब किसी मेल अफसर के सामने जाके बयान दूँ। तो कोई इस तरह के ऐप है जिसमें वो अपनी बात जो है टेक्स्ट के ज़रिए या फिर मतलब वॉइस के ज़रिए वो करे, फौरी तौर पर साइबर क्राइम इसके ऊपर एक्शन ले? साइबर क्राइम यूनिट की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके ऊपर कंप्लेन का एक लोगो दिया गया है, एक लिंक दिया गया है। उस पे आप किसी वक्त भी जाके ना FIA साइबर क्राइम लिखेंगी तो उसकी वेबसाइट खुल जाती है। उसमें कंप्लेन के ऑप्शन में जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में FIA का ये वाहिद विंग है जो ऑनलाइन कंप्लेन को ना सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है बल्कि उनको रिस्पॉन्ड भी करता है। सही। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीका में एक सेक्शन है, सेक्शन 20, ठीक है। कि आप किसी इंसान की डिग्निटी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करें, उसकी किसी भी प्राइवेट चीज़ को एक्सपोज करें या डिस्क्लोज इस तरह। करें। ज़्यादातर हमारे पास जो कंप्लेंट साइबर में आती हैं वो सेक्शन 20 में आती हैं और ज़्यादातर इनका मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट जो है वो लेडीज़ के से कंसर्न होती हैं, हैरेसमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो मेरे ख़्याल में इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना बेहतर है कि ऑनलाइन आप FIA को अप्रोच करें साइबर क्राइम को और डेफिनेटली दे विल रिस्पॉन्ड यू। और ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है और दे हैव डेडिकेटेड लेडीज़ स्टाफ, क्योंकि वुमेन रिलेटेड केसेस ज़्यादा आते हैं तो उनके पास डेडिकेटेड ख़वातीन भी हैं सही। और साथ साथ जो है वो आप उनको विज़िट भी कर सकते हैं। कराची में एक सेंटर है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में है, एक हैदराबाद में, एक सक्खर में है।
तो जौहर में जो है एफआईए की बिल्डिंग में अंदर ऑफिस है, जी। वहाँ पे जो भी शिकायत कुनंदा हो वो विजिट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मतलब अब जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि उस ऐप के ज़रिए वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड होगा। तो जो कंप्लेनर है वो अपनी जो मतलब कंप्लेन वहाँ पे दर्ज करवाना चाहता है, रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, मतलब नाम तो उसका नहीं एक्सपोज़ होगा, वो देखें, सीक्रेट रहेगा। कंप्लेन करने के लिए कंप्लेनेंट को होना ज़रूरी है। अगर आप एनानमस कंप्लेन करेंगी, कोई आदमी अपना नंबर नहीं देता और कोई एक इवेंट बता देता है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सही बात है। लेकिन साइबर क्राइम लॉ के अंदर ये एक प्रोविज़न मौजूद है कि जो कंप्लेनेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रिजर्व किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसको एक्सपोज ना किया जाए। ठीक है, मतलब आप उसकी फिर फैमिली को नहीं बुलाते, सिर्फ ना, उसी से बात करते हैं जी और जी, उसी हद तक वो मामला रहता है और हाँ, मतलब मैटर रिजॉल्व हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% कोई इतना इशू नहीं आता। ख़वातीन आती हैं, अपने इश्यूज़ डिस्कस करती हैं, सेटल करने की कोशिश की जाती है, लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। तो आई थिंक कि साइबर क्राइम में ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है इलीगल तरीके से, जैसे हम अगर मतलब जा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, हमने मतलब इलीगल, जैसे आपने जिक्र किया कि बॉर्डर्स के ज़रिए चले जाते हैं और वहाँ पे वो रिहाइश कर लेते हैं, और वहाँ का जो जैसे साइबर क्राइम है, इसके ऊपर कोई साइबर क्राइम का कानून है, उनको किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, मतलब ना पासपोर्ट हो कोई, ना कोई वीज़ा हो, तो किस तरह से उनको आप मतलब डिस्कवर करते हैं, किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते हैं, क्या सेक्शन होता है, देखिए, ये भी बताएं। इमिग्रेशन और साइबर क्राइम दोनों एक डिफरेंट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम एक टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई भी इंसान अगर किसी भी मुल्क की टेरिटरी के अंदर मौजूद है तो उसके पास दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, उसका अगर वो फॉरेनर है तो उसके मुल्क का उसका वैलिड पासपोर्ट, और दूसरा जिस मुल्क के अंदर वो मौजूद है उसका वैलिड वीज़ा। ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें उसके पास नहीं है तो वो इलीगल इमिग्रेंट है। सही। जो एफआईए का जो मेन डोमेन है वो बॉर्डर सिक्योरिटी है। हम बॉर्डर पे इमिग्रेशन को चेक करते हैं। इंटरनेशनल जो लोग ट्रैवल करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो समंदरी बॉर्डर हो, ज़मीनी बॉर्डर हो या एयर ट्रैवल हो, एयरपोर्ट्स हों, उन तमाम को जो है हम चेक करते हैं। तो जब कोई भी पैसेंजर जो इंटरनेशनल पैसेंजर है या ओवर स्टे कर रहा है या इलीगल आया हुआ है, जब भी बॉर्डर से क्रॉस करेगा तो एफआईए के शिकंजे में आ जाता है। अच्छा। तो ये बेसिकली ये टेक्निक है। अब जहाँ तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस उसको हैंडल करती है, और उस करने के बाद उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनको कंसंट्रेट किया जाता है और फिर एफआईए के थ्रू उनको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट का ये सिस्टम होता है कि जब एक इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर हो जाए कि उसके पास कागजात नहीं है और गलत स्टे कर रहा था, गैर कानूनी तौर पे था, तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर होने के बाद जेल भेजा जाता है और कोर्ट के ऑर्डर से एफआईए के हवाला किया जाता है। और एफआईए जो इंटरनेशनल जिस मुल्क का है, वहाँ की जो एफआईए की काउंटर पार्ट एजेंसी है, उसके हवाले कर दिया जाता है। इसको हम ठीक कहते है। हैं डिपोर्ट करना। तो वो मुल्क सही। से उनको निकाल दिया जाता है, वो अपने मुल्क चले जाते हैं। ठीक है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद सवाल करेंगे ये किस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, मतलब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग जो है उन्हें साइबर क्राइम किस तरह से जो है उसको अब अरेस्ट करता है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है, हम सब इसका गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे हम जिक्र कर रहे थे फैज साहब, सोशल मीडिया के हवाले से साइबर क्राइम के ज़ुमरे में जो जो चीज़ें आती हैं, मैं चाहूँगी जो लोग फेक आईडीज़ बना लेते हैं, तो उनको अगर मैं, जैसे मैं अपनी, मेरी नाम की आईडी 3-4 बनी हुई हैं, तो मैं उसे किस तरह से रुकवा सकती हूँ, क्योंकि वो मतलब गलत इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों को मतलब उस तरह से उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मतलब लोग तो यही समझ रहे हैं कि मैं, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, तो मैं किस तरह से साइबर क्राइम की मदद ले सकती हूँ, साइबर क्राइम से मेरे लिए क्या कर सकता है? देखिए जी, पहली तो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि क्या ये क्राइम है या नहीं। लॉ इसको रिकग्नाइज करता है एज ए क्राइम। जब अच्छा। क्राइम है तो आप रिपोर्ट कर सकती हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि क्या जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये जो फेक आईडीज़ बनी हुई है, क्या वो उसको रिकग्नाइज करती हैं? यस, दे आल्सो रिकग्नाइज। अगर फेसबुक पे आईडी बनी है तो आप फेसबुक को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आजकल जो उनका सिस्टम चल रहा है वो आपसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगते हैं, वो आपको फेसबुक पे आपकी पासपोर्ट की कॉपी मांगते हैं। डेफिनेटली अगर किसी और ने आपकी आईडीज़ बनाई हुई हैं और आप कंप्लेन करेंगी तो वो उनको ईमेल करते हैं, और नेचुरली जो प्रोवाइड नहीं करता उसकी फ़ेक आईडीज़ बंद कर दी जाती हैं। लेकिन
अगर किसी ने मॉडिफाइड इंटेंशन से आपकी आईडी बनाई और उसको मिसयूज़ किया तो वो क्राइम किया, तो उसके लिए रिपोर्टिंग करना एफआईए को ज़रूरी है। तो सही। 3 चीज़ें हैं, ये क्राइम है, इसको एफआईए में रिपोर्ट करना चाहिए, और तीसरा जो एप्लीकेशन के ऊपर डमी आईडी चल रही है उनको भी रिपोर्ट करना चाहिए। तो ज़्यादातर एफआईए में जब आप जाते हैं तो एफआईए के जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ होता है, वो उस एप्लीकेशन पे आपकी रिक्वेस्ट भी सबमिट कर देते हैं साथ साथ। अच्छा। तो उससे आजकल जो ख़ास कर ये कंप्लेंट ज़्यादातर आती है फेसबुक पे। फेसबुक इसको बड़ा सीरियस देख रहा है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या वो उस फेक आईडी से कोई सीरियस क्राइम तो नहीं हुआ। ठीक अगर है। कोई सीरियस क्राइम हुआ है और कोई और विक्टिम बन गया है तो फिर उसको ये एप्लीकेशन जो है उसको ज़्यादा सीरियसली देखती हैं। ठीक है। अच्छा, इस क्राइम की कितनी सज़ा है और कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं? ये बेसिकली नॉन कॉग केस है। नॉन कॉग में मतलब ये होता है कि कोर्ट की परमिशन से उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इसकी सज़ा 3 माह है, 3 माह अच्छा। जेल है, और शायद मैं क्लियर नहीं हूँ, 50,000 इसकी फ़ाइन भी है इसके ऊपर, लेकिन इट्स अ जी। क्राइम। सही। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप बताएं, क्योंकि इस लॉकडाउन के अरसे में काफ़ी सारे केसेस आपके पास आए होंगे, तो कोई इस तरह का केस बताएं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से आपके पास आया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखें, बहुत चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया। जनरली लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी क्या एफआईए की साइबर क्राइम विंग सोशल मीडिया को देख रही है। डेफिनेटली हम देख रहे होते हैं, लेकिन इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, हज़ारों लाखों लोग नेशनली और इंटरनेशनली इसको सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर कैंपेन चल रही हैं, इस पर पब्लिसिटी चल रही है, इस पर बिजनेस हो रहा है। इवन आपका जिस तरह ये चैनल है, चैनल के सारे पेजेस बने हुए हैं, जो प्रोग्राम और रिकॉर्ड करते हैं 5 मिनट के अंदर वो ऑनलाइन आ जाता है, बल्कि जी। ऑनलाइन चल रहा होता है। जी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी गोइंग ऑन द सोशल मीडिया साइबर स्पेस सही। के ऊपर। लेकिन साइबर स्पेस के ऊपर सिर्फ पब्लिसिटी नहीं चल रही होती, ट्रेडिंग चल रही है, ईमेल इसकी एक डायमेंशन है, एप्लीकेशन इसकी डायमेंशन है, वेबसाइट इसकी डायमेंशन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो और जी। आपको हमें नहीं पता। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जब ये इतना सारा सिस्टम चल रहा हो, और ख़ासकर जो नया ट्रेंड है इस सेंचुरी का, बल्कि लास्ट सेंचुरी में भी था, कि जो मनी है, पैसा पैसा ट्रांसफॉर्म हो गया है साइबर के ऊपर। अब डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट है। पहले लोग जेब में पैसे लेके घूमते थे, अब देखें क्रेडिट और डेबिट जी कार्ड हाँ, लेके घूम बिल्कुल। रहे हैं। तो जहाँ पैसा जाएगा, डेफिनेटली जो फ्रॉड और फोर्जरी करने वाले लोग हैं वो भी उधर जाएंगे। आपने प्लॉट बुक कराना है, आपको साइबर पे जाना है। आपने कोविड की वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करानी है, आपने मोबाइल पे करनी है। आपने बैंक से बात करना है, आपने मोबाइल पे जाना है, जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल। आपने अपनी पब्लिसिटी करनी है, सोशल फेस बनाना है, मीडिया पे अप्लाई करना है, किसी इंटरनेशनल इदारे में अप्लाई करना है। तो यू हैव टू, वन वे और अदर, यू हैव टू गो टू द साइबर स्पेस। तो जब साइबर ठीक स्पेस है। पे जाएंगे तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, जो क्राइम का ट्रेंड है, कि आपको फ़ोन आता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। और आप पासवर्ड दे देते हैं। उनको बेसिकली व्हाट्सएप कॉल की जाती है और उस पर बैंक्स का लोगो इस्तेमाल किया जाता है। सादा लोग, ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, बाज़ औक़ात वो पासवर्ड बता देती हैं, अपने पर्स जी। खोलती हैं, अपना पासवर्ड की बुक निकालती हैं और बता देती हैं। बूढ़े लोग, सीनियर सिटीज़न, बाज़ औक़ात वो समझ नहीं पाते। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा तेज़ हैं, उनको फिर मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करके या फ़िशिंग लिंक दिया जाता है। कोई वेबसाइट का लिंक देते हैं और आपको धोखा दे के आपसे पासवर्ड लेते हैं। जब एक दफ़ा आप पासवर्ड दे देते हैं तो वो आपकी डिजिटल बैंकिंग करके आपके पैसे निकाल लेते हैं, और पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली आगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जहाँ पे लोगों की जो डिजिटल लिटरेसी है उसकी कमी की वजह से होता है। अगर लोग ये अवेयर हों कि, अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत सी जगहों पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को कि जी कोई आप वेबसाइट अच्छी देखते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई के हिसाब से या बाकी हिसाब से, तो वो आपसे आपकी ईमेल मांगते हैं। सही। आप अपना नाम डालेंगे और नीचे ईमेल पूछते, बिल्कुल नीचे ऐसा है, बिल्कुल इस तरह का हुआ भी है। नीचे ईमेल का पासवर्ड होता है। कभी आपने सोचा है कि ईमेल के पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है? अगर वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप उसको, जब ईमेल, किसी भी आदमी को ऑनलाइन ईमेल दे देते हैं तो ईमेल करेगा। जी। आपके ईमेल का पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है? कोई लॉजिक समझ में आ रही है? नहीं, ये तो आपकी लेकिन पर्सनल चीज़ है। लेकिन लोग जब किसी ऐसी फिशिंग वेबसाइट पर जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं, अपनी ईमेल देते हैं, नीचे पासवर्ड का लिखा होता है, उसमें अपना पासवर्ड भी टाइप कर देते हैं। अब आपको ये इल्म नहीं है कि पीछे बैठा हुआ हैकर जो है उसके पास आपका पासवर्ड भी चला गया, और ओके। वहाँ से वो आपके अकाउंट को हैक करेगा। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू यूज़ दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यूज़ अच्छा, करते हैं, सही तो है। आपको ख्याल करना चाहिए। नंबर एक। दूसरा ये है कि जो इस वक्त जो ज़्यादा सीरियस बात है वो वायरसेस हैं, मालवेयर्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे वायरस, वर्म्स कहते हैं,
साइबर वर्म्स हैं जो आपके मोबाइल पे आते हैं और आप उनको क्लिक करने से आपके मोबाइल को कैप्चर कर लेते हैं, या किसी एप्लीकेशन पे आने की वजह से एप्लीकेशन को कैप्चर करते हैं, या किसी सिस्टम को हाईजैक कर सकते हैं। वो ज़्यादा सीरियस है। लेकिन अब हमें, जब हमने अपने हाथ पे एक स्मार्टफोन रख लिया है, ये स्मार्टफोन जो है ये एक फ़ोन नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, और नए से नए मॉडल लोग खरीद रहे हैं और टेक्नोलॉजीज आ रही है ज़्यादा जी, हाँ, पैसे बिल्कुल। खर्च कर रहे हैं। ये कंप्यूटर है, इसको बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दिस कंप्यूटर, क्योंकि आप क्लिक करने से आपकी सही। मोबाइल सिस्टम में वायरस आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी तरह के एक टीवी चैनल का प्रोग्राम आता है, उसका भी नाम लेके बाकायदा लोगों को कहा गया है कि आप हम इस नंबर पर दोबारा कॉल करें। अब वो जब इस नंबर पर कॉल करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद उनका कोई डाटा वगैरह उनके पास चला जाता है, वो मुझे नहीं पता कि बेसिकली वो है क्या, लेकिन वो बाकायदा आपको बताएंगे आप कॉल बैक करें, और फिर वो आपका ऐसी NIC नंबर पूछते हैं और बाकी डिटेल्स वो ले रहे होते हैं। तो मतलब उनके लिए आप लोगों ने कोई काम किया है? देखिए, मैं आपको फिर वही गुजारिश करूँगा कि ये इतना बड़ा दुनिया है जो चल रही है, हम अवेयर कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू मैसेज दे सकते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब जो आपका डेटा है, जो आपका नाम है, टेलीफोन नंबर है, मे बी शनाख्ती कार्ड है, वो बहुत से पुराने जगहों से वो उठा लिया गया है। जब वो आपको कॉल करते हैं तो दे नो कि ये इनका नंबर है, खातून का नाम ये है, शनाख्ती कार्ड नंबर ये है। तो आपको अगर वो कहता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका नाम ये है, वालिद का नाम ये है और शनाख्ती कार्ड, तो डोंट बिलीव हिम। आप उसको सही बिलीव है। ना करें कि आप उसको बिलीव कर लें कि बैंक से बात कर रहा है, और आप इतने बिलीव करें कि आप उसको अपना सब कुछ दे दें, पासवर्ड पेन बता दें। वगैरह सब चीज़ें दे सो दें आप। आपके पासवर्ड्स, आपकी ईमेल के पासवर्ड्स, आपके डेबिट कार्ड के नंबर्स, आप देखें इवन डेबिट क्रेडिट कार्ड के नंबर जो बैंक भेजता है तब भी चारों डिजिट्स नहीं लिखे होते, वाइप किए होते हैं, जी हाँ, डिलीट बिल्कुल। किए होते हैं। तो आप क्यों किसी टेलीफोन नंबर वाले को बता रहे हैं? सो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और लास्ट मैं क्वेश्चन करना ये चाहूँगी। कुछ आपने देखा होगा जगह जगह पे सिम्स जो हैं वो बेची जा रही हैं, तो वो सिम्स वो बोलते हैं कि आप परचेज़ कर लें। अब हम परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको इतनी इतनी देर में ये जो है सिम ऑन होगी। आप एक काम करें, बायोमेट्रिक करवा लें। आप फ्री सिम्स जो है वो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। वो आप किसी NIC की कॉपी ले लेते हैं, आपका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं। तो उसको किस तरह से जो है मतलब कोई उसका मतलब साइड इफ़ेक्ट है? आप उनका साइड इफ़ेक्ट मतलब मेरा पूछने का मकसद है कि क्या हमारे सारा डाटा उनके पास चला जाता है? क्योंकि थंब इम्प्रेशन हम जब देते हैं तो उससे नादरा का सारा डाटा उनके पास चला These are जाता very होगा। very important question. This is very important question. जो जो हमें कोई सिम चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऑथेंटिकेटेड जो फ्रेंचाइज है किसी मोबाइल फ़ोन की, वहाँ जाएं। ये क्या करते हैं, कुछ फ्रेंचाइजेज ने मोबाइल यूनिट्स खोले हुए हैं जो रोड रास्तों पे जाके, जी। और वहाँ जाके अगर आप किसी को सिम कहेंगे तो वहीं पे आपके सारा प्रोसेस करते हैं, और उनके पास एक गैजेट होता है या टैबलेट होता है, वहीं पे थंब इम्प्रेशन करते हैं। तो ये एक फैसिलिटी फ्रेंचाइजी ने दी हुई है, लेकिन इस फैसिलिटी को कॉपी करके फेक चीज़ बनाई जाती है। जी हाँ। वो क्या करते हैं, आपसे शनाख्ती कार्ड भी लेते हैं, आपसे डेटा भी लेते हैं सारा, और उसके बाद अगर थंब लगवा लेते हैं और कहते हैं सिस्टम डाउन है, आपकी सिम इशू नहीं होगी, आप एड्रेस दे दें जी बाद हाँ, में। हमारी आवाम ने सिर्फ बैलेंस के चक्कर में आके जो है ना बेवकूफ़ जी बन हाँ। जाती है कि आपको इतने इतने मुफ्त बैलेंस जी मिलेगा। हाँ। ये फ्रॉड का एक तरीका है जिसके अंदर वो आपके नाम पे एक सिम इशू कर लेते हैं और बाद में किसी और को बेच दी जाती है। तो आपको, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सिम आपकी आइडेंटिटी है। इस सिम को हमेशा जो रिकग्नाइज फ्रेंचाइज है वहाँ पे जाके लें। जब आप थंब इम्प्रेशन लगा के सिस्टम में अपना डेटा दे रहे हैं तो उसी वक्त अपनी सिम रिसीव करें। और ये जो पैटर्न आपने बताया है इसमें फ्रॉड हो रहा है, कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। ठीक है। सर, मैं चाहूँगी कि आप क्योंकि हम एक नए सेगमेंट के साथ फिर अब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, मैं चाहूँगी आप हमारी यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनसे यूथ के लिए पैगाम दिलवाते हैं, हमारी आवाम के लिए। मैं चाहूँगी कि आप दें। जी, मैं ये कहूँगा कि जो बॉक्स है, स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑथेंटिक नहीं हैं। हर चीज़ पे भरोसा ना करें। और दूसरी बात ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। जो कानून, मुरवजा कानून है, वो आपके ऊपर अप्लाई करता है। साइबर क्राइम में जब लोग हमारे पास आया करते हैं तो कहते हैं जी हमें पता नहीं था कि क्राइम है। तो जो लॉ है उसकी मालूमात ना होना जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। सही तो है। पीका के लॉ को ज़रूर पढ़ें। और ये दुनिया जो है अब इंटरनेट पे जा रही है, आईटी रेवोल्यूशन आ गया है, तो आप आईटी की चीज़ों को ज़रूर देखें। अब मैं सिर्फ एक जुमले के अंदर कंक्लूड करूँगा कि जो लिटरेसी है, तालीम या ख्वानदगी की शरह जो है वो एक अलग चीज़ है। डिजिटल लिटरेसी एक समथिंग डिफरेंट। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी सम टाइम अपने गैजेट्स को सही तरह यूज़ नहीं करता, बिल्कुल सही तो बात। मिनिमम डिजिटल लिटरेसी की अवेयरनेस को ज़रूर एक्वायर करें। आप यूट्यूब से करें, फेसबुक से करें, कहीं से करें, मिनिमम नॉलेज आप ज़रूर रखें। अदरवाइज़ यही गैजेट जो है, आपका ही गैजेट जो है,
वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल तो ये बड़ा ठीक केयरफुल कहा होने की आपने ज़रूरत कि आपका गैजेट आपको नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंच जा रहा है। आजकल जो हमारे नौजवान हैं उसको उनको नहीं पता कि किस तरह से हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाजरीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, मोटरवे ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे अब जो है ट्रैवलिंग करना बहुत ही आसानी हो चुकी है। मतलब आप जो है ईज़िली कई अगर आप जो है 24 घंटे में पहुँचते तो आप 12-13 घंटे में ईज़िली जो है अपने मुकाम पर पहुँच सकते हैं। मोटरवे ने बहुत शानदार काम किया। मैं इसकी खुद गवाह हूँ क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ अपने फैमिली के साथ तो मुझे एक अच्छा एहसास होता है क्योंकि मोटरवे ने बहुत ही बेहतरीन जो है काम किया। इसकी बुनियाद नवाज शरीफ की हुकूमत में रखी गई थी। नवाज शरीफ ने जाते जाते जो है एक अच्छा काम किया, मोटरवे हमें तोहफे में दिया। तो और इसमें जो है मोटरवे के साथ साथ जो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने किस तरह से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है और किस तरह से उनके जवान जो है अगर आप उनकी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करते हैं तो फौरी तौर पे वो आ जाते हैं और आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और आपको जो है फ़ौरन वो बताते हैं कि इस तरह से ये होगा। लेकिन जो है मैं पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ आज मौजूद है DIG मोटरवे पुलिस अली शेर जकरानी साहब। सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप कैसे हैं? सर आपकी सर्विसेज तो सबको ही मालूम है क्योंकि 8 साल आपने फॉरेन कंट्रीज़ में भी सर्विसेज अपनी दी हैं माशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बलूचिस्तान में भी आप तैनात रहे, मोटरवे ही आप देख रहे थे, वहाँ पे अपने फ़राइज़ आप अंजाम दे रहे थे। तो अब मतलब जिस तरह से अब आप सिंध में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि अपने हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि मोटरवे बेसिकली है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है मोटरवे के बारे में, किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, क्या कानून है मोटरवे के। मैम देखें, नहमदुहुन्नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनरली एक नई टर्मिनोलॉजी मोटरवे तो 1997 के बाद ये आइडिया दिया गया, 2001 के बाद उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। आइडिया कहाँ से लिया गया मैं 2 मिनट लूँगा इसको स्पेल आउट करने के लिए। बेसिकली 100 साल पहले मोटरवेज का स्टार्ट हुआ यूरोप में। ओके। लोगों ने ये फील किया कि जो गाड़ियाँ तो बनी, व्हील बनने के बाद इम्प्रूवमेंट हो गई, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रोड बनाए जाएं जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो जाए, वरना आपको पता है कि एक्सीडेंट्स भी होंगे, ट्रैफिक जैम, सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मोटरवे का कॉन्सेप्ट 100 साल पहले यूरोप में लिया गया। वो स्पेक्स इनके आज के शेप में नहीं थे। सही। उन्हें एक जनरल रोड बनाया, वहाँ पे ट्रैफिकुलर जो फ्लो है वो स्टार्ट कर दिया। हमारे पास जितने भी रोड्स हैं या कम्युनिकेशन है 4-5 कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1 जो टॉपेस्ट है वो यही है मोटरवेज, उसके बाद नेशनल हाईवे आता जी है, हाँ। उसके बाद आपके जो लिंक रोड्स आते हैं, उसके बाद फार्म टू मार्केट रोड्स आ जाते हैं, अर्बन रोड्स जो गलियाँ छोटी सी आ जाती हैं। अगर टोटल नेटवर्क की बात होती है तो अलग है। सिर्फ हम मोटरवे की बात करते हैं तो मोटरवे का ये है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो, वो फेंस्ड हो, वो डिवाइडर्स के साथ हो, उनका एंट्री कंट्रोल्ड हो, 50 किलोमीटर पर आवर के नीचे वाले जितने व्हीकल्स हैं वो रोड पे नहीं आ सके। ठीक है। ये स्पेक्स हैं एक मोटरवे का जो कॉन्सेप्ट है। इस वक्त जो एक विजन रखा गया कि जी nobody should be dying or nobody should be killed during accidents, वो कॉन्सेप्ट इस वक्त यूरोप ने एक अलहदा स्कूल ऑफ थाट से लिया है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अलहदा ले लिया है। ठीक है। उन्होंने तो स्पेक्स ऐसे बनाए जैसे हमारे स्टार होते हैं जी, ये 1 स्टार होटल है, 2 स्टार है, 5 स्टार होटल। स्टार। इन्होंने रोड्स की स्पेक्स ऐसे बनाई
सही। कि जी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इवन 7 स्टार तक वो चले गए। ठीक है। पाकिस्तान के जितने मोटरवेज हैं, मोटरवे तो एक ही है, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन दी जी है, हाँ। वो कोई भी 1 स्टार के काबिल भी नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो कॉन्सेप्ट ये है, जो कॉन्सेप्ट लिया गया यूरोप से, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है यूरोप का, वो कहते हैं जी फ्री स्पीड हो, स्पीड लिमिट ही ना ऑटोबान वाला कॉन्सेप्ट हो। पाकिस्तान में। नहीं, अच्छा, उनका अपने ओके ओके, यूरोप का आप एडवांस बता कर रहे हैं। दी। ओके। उनका ये है कि अगर कोई जिगजैग, कोई थोड़ा सा जिगजैग, यहाँ पे तो आप मोटरवे को देखेंगे जी, इधर उधर ओवरटेक आपको भी नजर कर रहे आएगा, होते हैं। अप्स जी एंड जी जी। डाउन्स वाली बात आ जाती है। ऑटोबान में ये बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन की बात होती है तो वो पिलर दे के उसी रोड को बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको, तो इसे कहते हैं रोड फर्नीचर एंड इंजीनियरिंग। वो बिल्कुल आपको ओके। एक आइडियल है। सही। सेम आइडियल कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में लिया गया। वो कहते हैं नहीं, जहाँ पे ज़रूरत हो तो स्पीड कम कर दें, जहाँ पे ज़रूरत हो तो स्पीड आप तेज़ कर दें। सही। ये स्कूल ऑफ थॉट्स दो हो गए जो मोटरवे वाला कॉन्सेप्ट है। हम तो दोनों एक्सट्रीम में से कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। अब कॉन्सेप्ट जो आपने डेफिनेशन पूछा, मोटरवे ये है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, उसमें इन्फोर्समेंट हो, अगर वायलेशंस हो तो आप इन्फोर्समेंट करेंगे, उस पर पहले एजुकेट करोगे, हेल्प करोगे, और फ्लो इतना दे दें कि कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। सही। वो इन्वायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स हो, वो मैन मेड हो, वो रोड फर्नीचर के हों, कंस्ट्रक्शन के हों, जितने भी हो उनको कोशिश करें कि कोई ऐसी डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो। ये एक्चुअल डेफिनेशन है मोटरवे का, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सर, जिस तरह से हम ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने रूट्स भी बनाए हुए, मतलब ट्रैक्स, सॉरी रूट्स मैंने बोल दिया, आप लोगों ने ट्रैक्स बनाए हुए, जैसे डंपर्स ट्रक्स जो हो गए, उनका एक आपने आई थिंक राइट का रखा हुआ है, और जो नॉर्मल जो कार्स वगैरह जो होती हैं उसका लेफ़्ट का मे भी कुछ ऐसे ही है। तो लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ट्रक्स जो है वो अक्सर इस वाले ट्रैक पर आ जाते हैं। तो जो हमारे आपने 120 और 110 इसी स्पीड का आप लोगों ने मेरे ख्याल से वो रखा है कि इस स्पीड पे आप लोग चलें, लेकिन जब कोई बंदा तेज़ी से आ रहा है और एकदम से ट्रक ओवरटेक करके इस वाली ट्रैक पे आ जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है इस तरह से? देखिए, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ, ये हो भी रहा है। हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। किसी बंदे को एजुकेट करें, पहली बात कि जी अगर आप छत पे जा रहे हैं, छत से जंप नहीं लगाना है, जंप लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे। गिर जाएंगे, आपको बिल्कुल। नुकसान होगा। दूसरी बात है, आप उसको फाइन करेंगे, अगर आपने ये किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। सही। थर्ड ये है कि आपको बिल्कुल पकड़ के कहीं बिठा दिया जाए। तीनों हमारे पास मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप ये देखें, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन ये है कि वो फ्री फ्लो जैसे होता है ट्रक्स की, बसेस की, किसी की भी हो, अगर उससे थोड़ा सा स्पीडी होता है वो सेकंड लाइन पे। थर्ड लाइन आपका कभी चलने के लिए नहीं है। आपने जैसे ओवरटेक किया फिर आप सेकंड लाइन पे आ जाएंगे। अगर कोई स्पीडी गाड़ी आ जाए तो वो उसको बेशक 120 तक वो वहाँ पे फ्लो कर सकता है। ठीक है। एक और चीज़ आपने महसूस की होगी कि थर्ड लाइन पे जो भी गाड़ी होती है वो कंटिन्यूस आपको इंडिकेटर देते जी। नज़र आएगा। उसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मूविंग। तो वो जैसे इंडिकेटर देते हैं, जैसे ही क्रॉस कर दिया फिर सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि ट्रक्स को इम्पाउंड भी हम कर देते हैं। इवन मेरा अपना तो आइडिया ये है, हमारे पास मोटरवे सिर्फ एक पैच है, 124 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से हैदराबाद तक। उनके स्पेक्स वो नहीं है जो आप मोटरवे वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो हमारे पास M1 M2 जो जी 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 लाहौर और जी। उनका है, पेशावर का है। इन्होंने जस्ट एक नाम दे दिया मोटरवे, वही सुपर हाईवे को, इनके लैन वही है, रोड फर्नीचर वही है, सिर्फ उन्होंने एक क्रैश बैरियर लगा दिए। वर्ज भी उसी लेवल पे, उसी स्पेक्स के नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, वो हैरान कुन मेरे ख्याल में आपके जहन में आप सुन के, इट विल बी सरप्राइजिंग टू यू पीपल। बताएं। इस वक्त कहीं भी जो मोटरवे जोन, यहाँ साउथ जोन इसे कहते हैं, सिंध जोन, जी।
इट इज द ओनली लेंथीएस्ट मीन्स अच्छा जोन ऑफ द पाकिस्तान, सबसे ओके बड़ा। सेकंड जो मैंने सरप्राइजिंग की बात की है कि आपकी वेहिकुलर ट्रैफिक जो गाड़ियां चलती है ना, वो जो ये लोड यहाँ पे है, कराची से आप देखें हैदराबाद तक, फिर आप जाके थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं, फिर आप जाए सखर थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं। जी आप सुन के हैरान होंगी कि यहाँ की ट्रैफिक जो वॉल्यूम है वो 1.5 लाख तक जाती है डेली। अच्छा 1.5 लाख। ओके उस फ्लो को आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गाड़ी के पीछे आस्ता आस्ता आप इंतजार करें, या ट्रक वाले भी यही कोशिश करते हैं कि इन गाड़ी का इंतजार क्यों करें, हम चले। बिल्कुल। और जब ट्रक वाले आ जाते हैं ना, फिर उनकी वजह से हमारी जो आवाम है उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। अगर आपने 1 घंटे में पहुंचना है तो वो तकरीबन आपको 2 घंटे में पहुंचाएगा, क्योंकि ट्रक को हमें जाहिर सी बात है, ट्रक हमारे आगे आता है तो उसको हमें जाहिर सी बात है उसी के पीछे रह के हमने चलना है। तो इस तरह की वो उनको फौरी तौर पर रोका जाए, उनके ऊपर चालान किया जाए। आइडियली स्पीकिंग एक चीज़ आपको बता दूं कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने आपको सहूलियत देनी चाहिए। बिल्कुल वो हर इदारा हमारा थोड़ा सा ये फेल है। मैं एंटिसिपेट करते हैं अभी शायद थोड़ा सा इस गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव अच्छा लिया है। वो ये लिया कि जब भी आप जितने भी जोन्स खुले हैं ना, आपको रोड्स बना के कहा जी मोटरवे यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। भाई गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, देखी जाएगी जी, पहले तो स्टार्ट कर दें। आपके रिसोर्सेज आपको ना मिले, आपको गैजेट्स ना मिले, आपको कैमराज ना मिले, आपको व्हीकल जो आपका फ्लीट है वो ना मिले, मैन पावर आपके पास नहीं है। जो हमारा प्रोसीजर इतना लंबा है कि आप एफपीएससी को अभी रिक्विजिशन भेजे, 2 साल के बाद आपको वो बंदे देगा। अच्छा 1 साल आपकी वो ट्रेनिंग उनको चाहिए, तो 4 साल की आपको एंटिसिपेट करना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अब आपके पास इस वक्त सिर्फ मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, 50% पे आपका काम चल रहा है स्ट्रेंथ पे। अच्छा 50% सही आपने रिक्विजिशन भेजी हुई है जी, प्रोसीजर चल रहा है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो नहीं हो पा रही है। तो आप लोग हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि दो चीज़ें हैं, या तो बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करें जी हम नहीं चलाते। दूसरी बात यह है कि एक जान बचाने में आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल देखिए वो कहते हैं आप जाके कब्रिस्तान में देखें तो पता नहीं कितने कब्रिस्तान आपको मिलेंगे। जी हाँ हिस्ट्री कुछ लोग बना के चले जाते हैं। अगर आइडियली स्पीकिंग मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द 15th इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुलिस, एक वो इदारा है जिसका जो खमीर बना हुआ है वो आपका ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प पे बना हुआ है। बिल्कुल ये 3 उनके ऐसे समझे कोर वैल्यूज हैं। अगर ये 3 चीज़ों से कोई बंदा बना हुआ हो, उसको आप कितने भी चैलेंजेस दे देंगे, वो कहेंगे जी विद इन द लिमिट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन मैं कोशिश करूँ कोई अच्छा काम कर लूँ। जी क्या मैं वेट करूँ तो 5 साल कितने बंदे कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम सही चैलेंजेस बात है। एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि जो बनाने वाले हैं, जो ऑडिट करने वाले हैं, जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले हैं, वो हमारे प्रॉब्लम से वाकिफ़ है। वो कौन है? गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट उनको पता है। वो कौन है? अवाम, उनको पता है। जैसे आज बैठ के मैं ये डिस्क्लोजर कर रहा जी हूँ, हाँ तो जब ये चीज़ें किसी के भी नोटिस में आ जाएंगी, वो कहेंगे इनको तो सलाम करना चाहिए कि लिमिट से बिल्कुल ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं। थर्ड आपका मीडिया, जो एक मीडियम के तौर पर आप ये कन्वे कर रहे हैं लोगों को। थैंक यू सर। जैसे अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ थी और सर्दियों के बायस जो काफ़ी धुंध भी हो गई थी, तो उस दौरान जो है आपने देखा होगा कई किस्म के जानवर जो है वो एकदम से बीच रोड में आ जाते हैं और मोटरवे पे, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हुए हैं, क्योंकि धुंध थी और जाहिर सी बात है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और उसमें नज़र नहीं आती कि सामने से कौन जानवर आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हादसा भी हुए हैं, काफ़ी जानें भी गई हैं, काफ़ी इस तरह के लोगों के नुकसान हुए हैं। तो इस तरह के कोई काम क्यों नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट? क्वेश्चन वही कि रिलेवेंट मुझसे नहीं है, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि जी मेरा काम है कि जो ट्रैफिक लॉज की वायलेशन हो, जी ओवर स्पीडिंग हो, ओवरटेकिंग प्रॉपर ना हो, लेकिन तो सर मेरा काम वही है। हाउ एवर उसी बात पे आ रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट मेरा कंस्ट्रक्शन पे नहीं है। आपकी मैं बात ठीक है, चीज़ लेकिन आप एक कोई चीज़ें नोटिस भी हाँ तो एग्री, करवा सकते हैं ना, वही क्योंकि वही डिपार्टमेंट तो मैं अंडर। जी मैं जी बता रहा हूँ, मोटरवे पे आपको डिफेंस लाइन लगी हुई है, कोई जानवर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है आपको मोटरवे पे कभी भी कोई जानवर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीडेंट
नजर नहीं सर मुल्तान और सक्खर के दरमियान जो है वहाँ पे काफ़ी इस तरह के हादसा हुए हैं, देखिए वो एक दो इसलिए क्योंकि हुए वो थे, जंगल है और वो ऊंचाई पर है, एकदम से वो वहाँ पे आ जाते हैं। उससे उससे दो इश्यूज हुए थे, क्योंकि जो कच्चे के इलाके से वहाँ से क्रॉस करते हैं तो उन बार्ब्ड वायर को लोग काटते हैं। ओके। अब मसला ये हो गया कि दोनों साइडों पे विलेजेस हैं, वो आपस में मिलते हैं, जानवर एक साइड का लेके दूसरे साइड पे ले जाते हैं। वो कहते हैं जी अब 50 किलोमीटर जाके किसी अंडरग्राउंड अंडरपास या ब्रिज क्रॉस करें, इससे बेहतर है उन्होंने ये बात शॉर्टकट ढूंढ लिया। शॉर्टकट, सही। क्योंकि या तो उनकी असेसमेंट होनी चाहिए थी। आपको पता है सऊदी अरबिया या किसी और अरब कंट्रीज में आप चली जाए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ऊँट के लिए भी आपको ब्रिज बनाए हुए हैं, जी हाँ, बिल्कुल बनाया हुआ है। तो उनको पता है कि हमारे लोगों को फैसिलिटेट करना है। इवन फॉर दैट मैटर आप फॉर्मर रशियन स्टेट है, वहाँ पे चले जाएं, उन्होंने असेसमेंट की हुई है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इवन ये ट्रेन के रेल का जो बना हुआ है तो वहाँ पे भी उनको ऊपर से गुजार देते हैं, नीचे से जानवरों के लिए क्रॉसेशन उन्होंने बनाए हुए हैं। इवन हाईवेज पे कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, आप यूरोप में देख लें, मैंने कहा ना जो स्पेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे ये है कि उन्होंने ब्रिज टाइप और फॉरेस्ट टाइप वो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि जानवर वहाँ पे आराम से बगैर परेशानी से वो क्रॉस कर देते हैं। वो अच्छा। तो लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, वो तो एनिमल राइट्स तक पहुँच गए। हाँ, वो लोग तो खैर उनकी तो क्या बात है, मैं काफ़ी वही कह ज़्यादा रहा हूँ, उनकी देखिए एडवांस। हमारे पास दो इश्यूज है, एक तो ये है कि हमने कभी प्लानिंग नहीं की है, यही तो दूसरी मेन इशू दूसरी है। बात यह है कि मेरी ज़रूरत क्या है। हेल्थ एजुकेशन है तो मैं खर्चा करूँगा कहीं और जगह पे जहाँ मेरी वो शायद मेरी ज़रूरत वो टैकल ना करे। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। तो वो मेरा एरिया नहीं है, उसको मैं एक्सप्लोर जितना करने की कोशिश करूँगा उतना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, सही बात है। क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया है मैं वो आसान तरीके से करूँगा। हर बंदा यही कहेगा कि अपने काम से काम रखने वाला बंदा है और कुछ न कुछ करके ही जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर है फिर आपके लिए भी मसला है कि जो आपकी हदूद है आप उसी में रहे, एग्री एक्स्ट्रा क्यों आप एग्री सोच रहे एग्री, हैं। औरों को हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें भी और कोई एग्जैक्टली क्रिटिसाइज बिल्कुल कर सकता मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, ये मोटरवे का आप लोग का एक वो है हेल्पलाइन है, जिस तरह से अगर किसी का कोई मसला हो जाए तो उसकी 130 जी जी 130, आप लोग भी नोट कर लें 130। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ तो मोटरवे पुलिस के जो एहलकार हैं फौरी तौर पर वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और लोकेशन पर पहुँचेंगे और आपकी मदद के लिए वो जहाँ पर भी आप होंगे वो आएंगे और आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इस तरह की जैसे आपने नोट किया होगा जब कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो कोई ना किसी किस्म का कोई भी मसले हो जाते हैं तो आपको जब कॉल आती होंगी तो आपके एहलकार वहाँ पे पहुँचते होंगे। ज़्यादातर पेट्रोल की, और एक बीच में भी आपने देखा होगा एक जो भी मीडिया में पिछले दिनों एक वाक़या काफ़ी हाईलाइट हुआ था जो खातून के साथ था, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो उनको बाकायदा जो उनके साथ वो एक बहुत ही ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था, उनके ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो इस तरह की एक तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पे, तो इस तरह के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कोई वो पेट्रोल पंप्स वहाँ पे बनाए, क्यों नहीं कायम किए? आप लोगों ने कहा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप लोगों ने गवर्नमेंट की नॉलेज में सब चीज़ें लेके आए, पॉइंट्स आप लोग लेकर आए हैं। अगर कोई असेसमेंट वाली बात होती है, कोई डिस्कशन की बात होती है, कोई कमेटी की रिपोर्ट होती है, कमीशन की रिपोर्ट होती है, जब हमारी रिपोर्टें कंप्लीट होती हैं, जैसे सियालकोट का वाक़या आपको पता है, उसमें था ये कि ये हमारे पास अभी तक आया ही नहीं था। ओके। ये मोटरवे हमारे पास नहीं था। अच्छा। कोई 1 साल से हम लिख रहे थे कि जी ये हमारे हैंड ओवर करें, वो नहीं हुआ था, नहीं हमें रिसोर्सेज लेकिन दिए। मीडिया में तो देखा जाता है मोटरवे पुलिस जो है मतलब फिर मोटरवे को क्यों इतना ज़्यादा वो किया आ- गया? मैं चाहूँगी आज हम हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी ये काफ़ी क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी हाईलाइट ये हो चुका है मसला, उसके बाद थोड़ा सबसाइड हो गया है। बहरहाल मैं एक नया इशू नहीं उठाना चाहता, सिर्फ इतना आपको बता दूं कि हाई लेवल इंक्वायरी जिसमें मीडिया मैन भी थे, जजेस भी थे, सहाफ़ी हजरात भी थे, ऑफिशल्स भी थे, मोटरवे के लोग भी थे, पंजाब पुलिस भी थी, सब ने असेसमेंट करके, सही। आपको पता है जहाँ पे अगर किसी इदारे की बात आती है ना तो हमारे कमीशन रिपोर्टें कभी भी डाइवर्ज नहीं होते। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो इस वक्त शायद मेरे पे एक्शन भी हुआ होता। ये सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटरवे की नहीं थी। मैं इतने हद तक मैं कह सकता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल देते हैं, ये कंफर्म हो गया कि ये 130 पे उन्होंने कॉल किया था, वो कन्वे कंसर्न इदारों को किया गया था, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्योंकि मोटरवे पुलिस वहाँ पे थी नहीं। अच्छा। वो हम मेन रोड से बाहर कोई 30 किलोमीटर नहीं जा सकते थे।
ठीक है। अच्छा, मैं मोटर पुलिस की एक अच्छी क्वालिटी ये भी पता हूँ, जैसे आपने देखा कि हमारी जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है या फिर लोकल हमारी पुलिस है, वो अपने मतलब के लिए जो लोगों को रोकती हैं और फिर उनसे बाकायदा रिश्वत भी मांगती है। तो मोटर पुलिस का एक ये अच्छा किरदार है कि वो लोगों की सिर्फ सहूलत के लिए वहाँ पर आती है, लोगों को बिला वजह में रोक के उनसे किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं लेती है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल। देखिए, 3 इदारे हैं जिन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है। जी हाँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि इट्स करप्शन लेस डिपार्टमेंट। जो हमारे वाच डॉग हैं, जो नैब से सब लोग डरते हैं, जी। FIA, उन दोनों ने सर्टिफाई किया हुआ है कि जी मोटरवे के पास कोई क्वेश्चन, कोई स्कोप भी नहीं है करप्शन का। जी। उनके वजूहत भी मैं बता रहा हूँ। थर्ड वन, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे इदारे हैं, जो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं कि जी आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस है। अगर किसी चीज़ को हम प्रेजेंट करना चाहते जी हैं हाँ। दुनिया में, तो उसमें एक ही चीज़ है, हम उनको बता सकते हैं कि ये मोटरवे हमारे पास है, जहाँ पे 2 चीज़ें, वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 आपकी जो फीमेल हैरेसमेंट, जी। वहाँ पे आपको ज़ीरो टॉलरेंस मिलेगा। सही। अगर वहाँ पे कोई एक भी थोड़ी पॉसिबिलिटी, एक डार्ट की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे वो कहते हैं उसको स्लाटर किया जाता है। ठीक है, अपील में जाके उसको फर्दर कोई बंदा उनको सुन ले बेशक, अगर कोई गलती भी होती है, वो कहते हैं ना कि चीज़ें ये होती हैं कि कहते हैं जी इससे मैं और तो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये इदारा वो है जो 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, एक करप्शन, एक वुमन हेरासमेंट। ये आपको एट वर्क प्लेस आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये बात तो खैर हकीकत है। अच्छा, हमारी आवाम में कितना शऊर आया है, रूल्स फॉलो किस तरह से करते हैं, ये बताएं। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी एक बात बताई कि मैंने कोई 8 साल सर्विस की है बिल्कुल, यूनाइटेड FIA में भी आप रह चुके हैं, जैसे मोटरवे। नेशंस। इदारों में से सिंध पुलिस सर्व किया, बलूचिस्तान किया, और बाहर मुल्कों में कोई अल्लाह के फजल से मैंने 36 मुल्क विजिट किए। इवन घाना में भी आपको ट्रैफिक सेंस है। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको एक बंदा खड़ा होता नजर आएगा, आपको लेन वायोलेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। गुड। हमारे पता नहीं क्यों उजलत में होते हैं लोग। यही तो समझ नहीं आता, यहाँ पे भी यही हाल है। आपको एक स्टोरी बताऊं, हालांकि ये इंटरनेशनल सिटी है, कराची इज नो मैच टू कराची। सही। वो कहते हैं कि एक लतीफ़ा मशहूर है, किसी अंग्रेज़ ने देखा कि एक बंदा जो है वो आके जो फाटक कहते हैं ट्रेन की, जी। वहाँ आके एक साइकिल पे आके वहीं पे रुका, इधर उधर देखा, साइकिल उठाया, जल्दी से क्रॉस करके चला गया वहाँ पे। दूसरे साइड पे चला गया। तो उन्होंने, अब वो डायरी लिखते हैं, आपको पता है बड़े हैबिट है उनकी रीडिंग राइटिंग की। उसने लिखा कि पाकिस्तानी लोग बहुत मेहनती हैं, वो 5 मिनट भी अपने टाइम वेस्ट नहीं करते। थोड़ा सा जैसे क्रॉस किया तो आगे देखा तो वो ताश खेलते हैं जैसे जुआ, वही बंदा वही साइकिल के साथ वहीं पे खड़ा था। अच्छा। तो बदकिस्मती से ये थोड़ा सा हमें ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस वाला होना चाहिए। कहीं फुकतान थोड़ा सा नज़र आ रहा है। आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं, इवन पढ़े लिखे लोग, आपको पता है, आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे जी मैं तो फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। भैया आपने बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, ओ जी मैं तो भूल गया। भाई भूल गए हो तो अभी फाइन, कहते नहीं, उस पर आर्गूमेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो चीज़ें वहाँ पर वो फॉलो कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तान में आके वो सारे रूल्स वो समझते हैं हमारे अपने बनाए हुए हैं। वो ऐसे इसलिए क्यों आपको होता रूदलेस होना पड़ेगा। है? जी हाँ। वो कहते हैं ना कि किसी बंदे को हैबिट डालने के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक ये है कि उनको मोटिवेट करो, अगर मोटिवेशन से काम नहीं चला फिर फाइन करें, ठीक है। फाइन से भी नहीं तो आप थर्ड आपके पास ऑप्शन ये है, उनके लाइसेंस कैंसिल। आपके ऑप्शन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर रिट ऑफ लॉ नहीं है ना तो आप वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले सकते। सही बोल रहे हैं सर आप। आप सिर्फ ये ज़रूर कंसीडर करें कि उनकी लिमिटेशन क्या है। अगर हमारे पास 6 लेन तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शायद ये भी सुन के आपको हैरानगी होगी, आज तो मैंने बातें काफ़ी की हैं जो वाकई सरप्राइजिंग है। पाकिस्तान में कोई 90s की बात आपको बता रहा हूँ, 90s में 70 से लेके 90% आपकी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो ट्रेन के जरिए। अच्छा। इसी 90s में कोई ऐसा गेम चला, कुछ लोग ऐसे आ गए कि रेलवेज उनके हाथ ही चढ़ गया, जो उन्होंने बिल्कुल ये ट्रेन वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, एक अल्टरनेट सिस्टम
जो ट्रॉलर्स ये वो सारे, जी हाँ। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बेवकूफ़ाना तरीके से उन्होंने टोटल लोड डाल दिया ट्रेन से निकाल के ट्रॉलर पे। ये रोड मुतहमिल नहीं है इनकी। ये तो है खैर। आपकी सपोज करें मिसाल के तौर पर 40 टन वेट होना चाहिए, आप ट्रॉलर देखिए, आपके 80 टन की गाड़ियाँ चल रही ये हैं। तो आपके खैर पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, उनको फाइन करो। आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनको इम्पाउंड करने की, कितनी गाड़ियाँ आप इम्पाउंड करेंगे? ये थोड़ा सा ऐसा डिसीजन है जो पॉलिटिकल विल की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं आपसे, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन के हमारे प्रोग्राम का भी टाइम अब मतलब अख्ताम की तरफ है, मैं चाहूँगी आप जाते जाते हमारे आवाम को बताएं क्या जो फ़ाइन होता है उसकी क्या फ़ीस होती है, वो आप थोड़ा सा हमारे आवाम को बताएं। देखिए, वैसे कैटेगराइजेशन मुख्तलिफ है। बाहर मुल्कों में तो मैं नेबरिंग इंडिया की बात करूँगा, अगर बच्चा वो ड्राइव करे तो आपको पता है 51,000 तक उनका फ़ाइन है। अच्छा। और हमने बीच में कोई 10,000 तक फ़ाइन बढ़ा दिए, तो रिएक्शन इतना हुआ कि जी आपके रोड्स उस कंडीशन या उस कैटेगरी की नहीं है, आप क्यों फ़ाइन बढ़ा रहे हैं? तो डिसीजन गवर्नमेंट की थी। वो कहते हैं ना कि ये डिसीजन जो मेरा काम है मैं करूँ, तो किसी और का काम है वो ही करे। तो हम अब 750 तो हर बंदा अपने डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। जी हाँ। हमको कहते हैं जी आपने गाड़ी स्पीडिंग है, कहते हैं जल्दी ये जल्दी लें चालान। नहीं जल्दी जल्दी चालान काटे, हम जा रहे हैं। सही। फिर दोबारा उनको रोकेंगे, वो दोबारा कहेगा जी 750 ले लो। मतलब अभी 750 है चालान। इस वक्त जो ओवर स्पीडिंग की है, हाँ हमने ये किया कि एग्रावेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसे बिहेव करता है जैसे मैंने आपको बताया, वो तो हम फिर हेवी फाइन दे देते हैं, गाड़ी को इम्पाउंड कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो सिचुएशन देखते हुए आप लोग Situation. करते हैं। It चलिए depends. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। और उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को भी आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, आप लोग को पता चला हो कि मोटरवे पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं। आपको मोटरवे पे जो है मतलब ड्राइव करने के आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से करना है, वरना आपके ऊपर भी जिस तरह से सर ने कहा हैवी चालान हो सकता है, वो सिचुएशन देखते हुए चालान करेंगे। अपनी मेज़बान निदा आसिफ कहते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू सो मच।